Can you tell us what exactly is male infertility? कैसे पता चलता है कि ये मेल की प्रॉब्लम है कि फीमेल की प्रॉब्लम है? ये मेल या फीमेल की प्रॉब्लम नहीं है, ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। कपल के बीच में इनफर्टिलिटी है। Meet Professor Dilip K. Prasad, who is a med-tech innovator working extensively in the field of male infertility. He has developed Spermotile, which is used to derive the best quality of sperm for better success rate in IVF treatments. Let's talk to him about the growing male infertility and the impact on society. आपको क्लिनिक में जाना चाहिए। बोथ मेल एंड फीमेल दोनों का टेस्ट होना चाहिए। मैंने इंडिया में देखा है कि आप जैसे ही बोलते हो कि इनफर्टिलिटी हो रही है, पूरा का पूरा ब्लेम वुमेन पे चला जाता है। इवन फर्टिलिटी क्लिनिक भी वुमेन को ही टेस्ट कर रहे होते हैं, उन्हीं को ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। सिंपल सेमेन एनालिसिस भी करने की वो जहमत नहीं उठाते हैं, क्योंकि जैसे ही बोलो तो मेल एकदम पता नहीं उन वो ईश्वर की तरह सैक्रोसैंक्ट है कि भैया उन पे तो दाग लग गया। तो ये बताइए कि इनफर्टिलिटी के और क्या कॉमन कॉजेज मेल इनफर्टिलिटी के हम लोग देख रहे हैं आजकल? महाभारत में जाएंगे तो हमें पता है कि पांडु के फर्टिलिटी इश्यूज थे, उसको फिर यज्ञ वगैरह कराना पड़ा और उसके बाद उनके पांडव पैदा हुए। वैसे तो धार्मिक किताबों में फीमेल को भी नहीं ब्लेम किया गया, लेकिन कुछ जगहों पे ये कहा जाता है कि अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो दूसरी शादी कर लो। Oh yeah, of course. Let's talk a little about the emotional impact of male infertility. वो तो डिप्रेशन में जा सकते हैं, उनके सुसाइडल टेंडेंसी आ सकती है और फिर ऐसा लगता है कईयों को कि भैया अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, लाइफ का मोटिवेशन चला जाता है। पर इनफर्टिलिटी का इम्पैक्ट वुमेन पे काफ़ी होता है। जैसे What is the treatment? Oh, thank you. Silence please. And I meet him after 1 month and he's like 10 kgs down. 20,000 steps walking. I did not look at my farra at all. Wow. Hi Professor. हेलो, Thank you for coming all the way from Norway to do this. I'm very very honored to have you on my show. थैंक यू वेरी मच फॉर एक तो- इनवाइटिंग मी इन योर शो। Oh, you're most welcome. The pleasure is all mine. एक तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका जब मैंने credentials पढ़े कि आप कितने पढ़े लिखे हो, तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई. And telling you honestly, I'm a bit nervous today, asking you the questions which I have prepared. And normally मैं ऐसे फर्रा लेके नहीं बैठती हूँ अपने पॉडकास्ट में, लेकिन आज मुझे बैठना पड़ रहा है. तो मेरी सहमत आने वाली है क्या? नहीं. ओके, सो सबसे पहले सिंस यू आर वर्किंग सो एक्सटेंसिवली इन द फील्ड ऑफ मेल इनफर्टिलिटी, एक ऐसा टॉपिक है जिस पर ज़्यादा बात नहीं होती है, आई थिंक इनफ बात नहीं होती है. तो सबसे पहले जस्ट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट, कैन यू टेल अस व्हाट एग्जैक्टली इज मेल इनफर्टिलिटी? So in terms of male infertility, if a couple trying to have a baby for 12 months without any unprotected, they are having a sex without any protection, and if they are not able to conceive, that is one of the cause of male infertility. तो ये कैसे पता चलता है कि ये मेल की प्रॉब्लम है कि फीमेल की प्रॉब्लम है? ये मेल या फीमेल की प्रॉब्लम नहीं है, ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। कपल के बीच में इनफर्टिलिटी है, तो उस समय उनको स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर आप सीरियसली बेबी करना चाह रहे हो और 12 महीने तक आपके नहीं हो रहा है, तो आपको क्लिनिक में जाना चाहिए। बोथ मेल एंड फीमेल दोनों का टेस्ट होना चाहिए। ये इसमें शर्म नहीं करनी चाहिए कि मैं मर्द हूँ, मेरा क्यों टेस्ट होगा। जैसे महिलाओं को तो टीनेज आते ही उनको गायनेकोलॉजिस्ट के पास काफ़ियों को जाना पड़ता है, तो वो अकस्टम्ड होते हैं। राइट. लेकिन मेल को बोलो कि तुम्हें अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए जाना है, तो ये उस तरीके से जैसे डायबिटीज़ होती है, जैसे ब्लड प्रेशर होता है, वैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसका मैस्कुलिनिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास जाते हो, यूरोलॉजिस्ट के पास या एंड्रोलॉजिस्ट के पास, और फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट या फर्टिलिटी क्लिनिक जाते हो, तो वो डिटरमाइन कर देंगे कि दोनों के बीच में है या दोनों के लिए वर्क करना है। तो अगर 12 महीने में अगर बेबी नहीं हो रहा है, तो देयर इज़ सम इशू बिटवीन द कपल फॉर हैविंग अ फर्टिलिटी। इट्स सो नाइस दैट यू सेड कि ये मेल या फीमेल का इशू नहीं है, ये फर्टिलिटी का इशू है या इनफर्टिलिटी का इशू है. तो आई थिंक बहुत कम लोग हैं जो इसको इस तरह से देखते हैं दैट दिस इज़ अ कपल्स प्रॉब्लम, दिस इज़ नॉट a male or a female problem. But mostly I've seen that infertility मतलब woman's problem, because treatments भी जो हमारे पास सारे available हैं, at least most of them which I know about, are all directed towards the female.
तो कुछ ऐसा लाइक यू राइटली सेड कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसको बहुत ही टबू माना जाता है, बहुत ही सोशल स्टिग्मा एक अटैच्ड है इसके साथ। तो कुछ ऐसे टेस्टिंग किट्स वगैरह भी आते हैं कि हम घर पे टेस्ट कर लें स्पर्म हमारा कैसा है, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ स्पर्म। आपका कहना सही है। पहली बात तो मेल फर्टिलिटी चेक करना एक टैबू है, क्योंकि हम लोग वी आर इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, and in that case male is considered to be spotless, blemish free, and कहना भी कि मेल को टेस्ट कराओ पूरे फैमिली में बवाल हो जाएगा। मेल के टेस्ट करने के लिए सिंपल सा तरीका होता है कि सेमेन या स्पर्म के एनालिसिस करना। वो लैब में होते हैं और स्पर्म एनालिसिस करते समय वो लोग 4 चीज़ें चेक करते हैं, जैसे स्पर्म के काउंट सफिशिएंट है कि नहीं है, वो भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से, या नंबर कितने स्पर्म मूव कर रहे हैं वो एक क्राइटेरिया होता है, और स्पर्म के शेप, मतलब ह्यूमंस के जो स्पर्म होते हैं ना, किसी का भी स्पर्म, सारे स्पर्म अच्छे क्वालिटी के नहीं होते हैं, किसी का भी नहीं होता। ओके मतलब 100% परफेक्ट सेल होता ही नहीं है। कभी 2 पूँछें होगी, कभी 3 पूँछ होगी स्पर्म में, कभी 2 सर होंगे, कभी 3 सर होंगे, या फिर एक ही सर होगा, एक ही पूँछ होगा, लेकिन प्रॉपरली शेप का नहीं होगा। तो शेप की टेस्ट करना भी इम्पॉर्टेंट होती है। और उसके बाद आता है कि डीएनए उसकी इंटीग्रिटी है कि नहीं, स्पर्म के अंदर जो डीएनए है उसमें ब्रेकेज हो रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर डीएनए के ब्रेकेज होते हैं तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा, मतलब वुमेन प्रेग्नेंट हो जाएगी, उस समय मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज ऑफ द स्पर्म क्वालिटी। बिकॉज ऑफ द स्पर्म क्वालिटी। हाँ, आपने कहा कि किट होते हैं, ऑनलाइन बाई कर सकते हैं, इंडिया में क्लिनिक मतलब स्टोर में जाके बाई कर सकते हैं। तो ज़्यादातर किट वो केवल नंबर ऑफ स्पर्म का काउंट बिलो अबव सर्टेन मिलियंस है कि नहीं उतना बताते हैं। कुछ डिजिटल किट्स हैं जो मोटिलिटी को भी काउंट करते हैं, लेकिन शेप और डीएनए इंटीग्रिटी ये तो वो काउंट नहीं करता है। राइट। तो इसलिए बेस्ट होता है आप फर्टिलिटी क्लिनिक में जाओ। ये टेस्ट बहुत सिंपल होता है और बहुत ही लेस एक्सपेंसिव होता है, ओके तो आप जा सकते हो। ओके। तो जैसे होम प्रेगनेंसी किट्स होती हैं वो तो काफ़ी एक्यूरेट होती हैं, वैसा नहीं होता है। वैसा नहीं होता है। Okay. वो थर्मामीटर की तरह है, वो टेम्परेचर बता देगा, लेकिन आपकी बीमारी क्या है वो नहीं बता सकता। हाँ, दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। तो ये स्पर्म काउंट और स्पर्म क्वालिटी में क्या फ़र्क होता है? स्पर्म क्वालिटी उसको कहते हैं, अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से जाए तो अगर 1.5 करोड़ पर ml ऑफ स्पर्म है, मतलब आमतौर पे इंसान 1.5 से लेके 5 ml तक का स्पर्म सिक्रेट करता है अगर एक एजैकुलेशन में। तो अगर आपके 1.5 करोड़ पर ml स्पर्म है और आपके पास टोटल स्पर्म काउंट 4 करोड़ के आसपास है, तो स्पर्म काउंट के हिसाब से आपने WHO क्राइटेरिया को पार कर लिया। ओके उसके बाद आता है मोटिलिटी। आपके जैसे 4 करोड़ स्पर्म है, उसमें से 40% स्पर्म मूवमेंट होने चाहिए, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी में होने चाहिए। और उसके बाद आता है शेप। अगर एटलीस्ट 4% स्पर्म आपके प्रॉपर शेप के हैं तो आपको कहा जाता है कि आप नॉर्मल कंडीशन में हो। उस केस में नेचुरली कंसीव करने के चांसेस रहते हैं। पर डीएनए फ्रैगमेंटेशन जैसे इंसान एज करता है, 35-40 जाता है, तो डीएनए फ्रैगमेंटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा। तो बेस्ट है कि टेस्ट कर लिया जाए। और इनफर्टिलिटी केवल स्पर्म क्वालिटी पे भी नहीं होता है। कई बार स्पर्म क्वालिटी का वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न होता है, जैसे कि करीबन 15% मेल में एक प्रॉब्लम होती है इंडिया में, वेरिकोसील। ओके। वो वेरिकोसील जैसे पाँव में स्पाइडर वेन्स की तरह दिखते हैं, वैसे ही ह्यूमन के टेस्टिकल्स में वेन चौड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। जैसे बाइसेप वगैरह होता है ना, वेन्स हाँ, मोटे correct. होते हैं, वैसा ही वेन्स मोटे हो जाते हैं। तो मोटे होने की वजह से टेस्टिस का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो पाता है, और अगर रेगुलेट नहीं हो पाता है तो स्पर्म की मैच्योरिटी नहीं होती है। ओके। उसलिए स्पर्म जो काउंट में भी चले जाए तो वो मोटाइल नहीं होंगे। तो ज़्यादातर लोग जो फर्टिलिटी को फेस कर रहे हैं, अब मान लीजिए फर्टिलिटी क्यों एक समस्या है, आपको ये जानना पड़ेगा कि दुनिया में करीबन 18% कपल्स इनफर्टिलिटी को फेस कर रहे हैं। ओके। अगर 8 करोड़ की आबादी है, 18% करीबन
1 अरब से ज़्यादा लोग ये फेस करें, तो ये रियलिटी है। हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि एक प्रॉब्लम है, ये कोई टैबू नहीं है। करेक्ट, इसमें कोई देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, Ashamed ये of. है सबके साथ है। हो रहा है, इट्स अ फैक्ट हाँ। टुडे। यस। राइट, तो ये जो वैरिकोसील्स की आप बात कर रहे हैं, इसकी वजह क्या होती है, ये क्यों होता है, इसका कोई प्रॉपर रीज़न नहीं है। और ये कौन से एज ग्रुप में ज़्यादा होता है? ये आपको जब मेल जब प्यूबर्टी को क्रॉस करता है उसी समय ये होना शुरू हो जाता है। ओह, और इवन अगर 18-20 साल की एज में भी अगर देखा जाए तो आपको पता चल जाएगा। और वेरिकोसिल 3 ग्रेड का होता है। पहले ग्रेड का तो विजुअली नहीं पता चलता है, Okay. वो अल्ट्रासाउंड वगैरह से ही पता चलेगा। लेकिन अगर ग्रेड 2 और 3 है, अगर मेल अपने आप को आईने में देखेगा तो भी पता कर सकता है, क्योंकि वो एक बैग ऑफ वॉर्म्स की तरह आपके टेस्टिस में दिखेगा। ओके। तो वो तो उसकी पार्टनर भी पता कर सकती है कि उसके है वो एंड प्रॉब्लम। वैरिकोसील्स है अगर, तो देन डेफिनेटली देयर इज एन इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम। नॉट रियली, ओके, पर वेरिकोसील कैन रिड्यूस द स्पर्म काउंट। लेकिन वेरिकोसील की सर्जरी बहुत ही सिंपल होती है। ओके, मतलब वो आधे घंटे से 45 मिनट की होती है। आप अगर सुबह 10 बजे गए तो आपको शाम के 3-4 बजे तक छोड़ दिया जाएगा। मतलब वो होती लेकिन जनरल एनेस्थीसिया में है, प्रॉपर नहीं, सर्जरी? लोकल एनेस्थीसिया में भी Okay. होती है। Okay. वो लोकल एनेस्थीसिया में भी होती है और जनरल में भी हो सकती है। और वो उसका डॉक्टर देन के व्हाट ऊपर इज द रेट ऑफ रिकवरी की इसके बाद? रिकवरी तो वो तो 1 हफ्ते के बाद आप नॉर्मल चलने फिरने लग जाते हो। हाँ। पेन करीबन 1-1.5 दिन तक रहता है, जो कि पेन किलर से मैनेज किया जा सकता है। और वेरिकोसिल होने के बाद 3 से 6 महीने के अंदर करीबन 50 से 60% कपल जो इनफर्टिलिटी फेस कर रहे थे वो प्रेग्नेंट होते देखे गए हैं रिसर्च में। ओके, तो फर्टिलिटी को लेके केवल महिलाओं को क्यों टेस्ट में जाना, मतलब उनको हार्मोन के इंजेक्शन। मैंने इंडिया में देखा है कि आप जैसे ही बोलते हो कि इनफर्टिलिटी हो रही है, पूरा का पूरा ब्लेम वुमेन पे चला जाता है। इवन फर्टिलिटी क्लिनिक भी वुमेन को ही टेस्ट कर रहे होते हैं, उन्हीं को ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। सिंपल सेमेन एनालिसिस भी करने की वो जहमत नहीं उठाते हैं, क्योंकि जैसे ही बोलो तो मेल एकदम पता नहीं वो ईश्वर की तरह सैक्रोसैंक्ट है कि भैया उन पे तो दाग लग गया। तो ये बताइए कि इनफर्टिलिटी के और क्या कॉमन कॉजेज मेल इनफर्टिलिटी के हम लोग देख रहे हैं आजकल? मेल इनफर्टिलिटी के वेरिकोसिल एक कॉज है। दूसरा है, अगर आप बचपन में खेल कूद रहे होते, मान लो क्रिकेट खेल रहे होते हो, अगर आपके स्क्रोटल इंजरी हो गई है, या सॉकर खेल रहे हो, वहाँ पे अगर किक विक लग गया है, बॉल वॉल लग गई है, तो चांसेस है कि आपके ट्रबल हो सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम्स होती है कि आपके हार्मोनल इशू है, मतलब इरेक्शन नहीं हो पाना। ओके, वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न है, आपको फर्टिलिटी डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो देयर इज़ सम इश्यूज देयर। उसके अलावा वेट गेन होना, डायबिटीज़ होना, ये सारे फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। आजकल के ओवरली शुगरी फूड खाने से भी इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ता है और ये हार्मोन के प्रॉब्लम आती है। स्ट्रेस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, स्पेशली 35 क्रॉस करते या पीक ऑफ द कैरियर में होते हो तो स्ट्रेस तो दुनिया जहाँ की आती है। उस समय कॉर्टिसोल हार्मोन वगैरह निकलते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म की मैच्योरिटी और स्पर्म के ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आती हैं। और आजकल के एक और समस्या है पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होना खाने पीने में। Okay. और माइक्रोप्लास्टिक्स, ये देखा गया है कि माइक्रोप्लास्टिक मतलब हम जो खाना पीना खा रहे हैं उसमें माइक्रोप्लास्टिक हमारे बॉडी में जा रहे हैं और सेल में पाए गए हैं, और वो आपके स्पर्म को मैच्योर होने नहीं देते हैं, उनको मोटाइल नहीं होने देते हैं और डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंक्रीज करते हैं। तो ये सारे कपल ऑफ रीज़न है, इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम्स सॉल्व किए जा सकते हैं। तो जैसे आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात कर रहे हैं, तो अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन को क्योर कर दिया जाए तो भी इनफर्टिलिटी में फ़र्क पड़ जाता है? अब देखिए, फर्टिलिटी जैसे मैंने कहा करीबन 15% लोगों के वेरिकोसिल होता है, और अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात करें तो करीबन 7 to 8% मेल के इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। तो ये ट्रीटेबल है, काफ़ी बड़ी आबादी है, और वो क्लिनिक के पास जाने से वो प्रॉपर ट्रीटमेंट दे के करेक्ट कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी के बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर इनफर्टिलिटी है 12 महीने नहीं हो गया हम कभी बच्चे नहीं पैदा कर सकते, ये भी मिथ नहीं होना चाहिए। करेक्ट। अगर 12 महीने में बच्चे नहीं हो रहे हैं इसका मतलब नेचुरल कंसेप्शन के चांसेस कम हैं। आप डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन देंगे, उससे भी हो जाएगा। और अगर उससे भी नहीं होता है तो फिर आर्टिफिशियल
मतलब रिप्रोडक्शन थेरापी ART ट्रीटमेंट में जाइए, जिसमें IVF हो गई, IVF के एडवांस ICSI हो गई, इंट्रासाइक्लोप्लाज्मिक सेमेन इंजेक्शन। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि जैसे जो भी आप कॉजेज़ बता रहे हैं मेल इनफर्टिलिटी के, अगर हम कॉज को ट्रीट करें तो क्या उससे इनफर्टिलिटी डायरेक्टली ट्रीट होती है कि इनफर्टिलिटी ट्रीट करने का कोई दूसरा तरीका होता है? बहुत अच्छा सवाल है। तो इनफर्टिलिटी अगर है, उसमें करीबन 30% रीज़न फीमेल की होती है, 30% डायरेक्टली मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी होती है, और बाकी 40% में मेल और फीमेल दोनों का है। तो अगर आप मेल इनफर्टिलिटी फैक्टर की बात करेंगे तो करीबन 40 to 50% मेल को डोनेटेड है। तो अगर मेल का ट्रीटमेंट अगर पॉसिबल है, आपने पता लगा लिया और ट्रीट कर रहे हैं, तो नेचुरली कंसीव करने के चांसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो जाते हैं। और नेचुरली अगर नहीं कर पा रहे हैं, फिर तो ART ट्रीटमेंट्स हैं ही। तो ये इनफर्टिलिटी ट्रीट करने का क्या, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट है, फर्टिलिटी डॉक्टर के पास जाइए, अपना चेक कराइए, जैसे आप ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, अपना जैसे हम कुंडली मिलाने के बदले फर्टिलिटी मिलाइए। ओके, मतलब मेल फर्टिलिटी चेक होनी चाहिए, फीमेल फर्टिलिटी भी चेक होनी चाहिए कि Correct. भैया नॉर्मल है कि नहीं है, करेक्ट। तभी पता चल जाएगा। इनफैक्ट एडल्ट होते ही 18-20 साल के हो गए तो आप रेगुलर अगर एनुअल चेकअप कराते हो तो एक बार मेल फर्टिलिटी के फैक्टर भी चेक करा लेने चाहिए। वाओ, आई रिमेंबर जब हम लोग, मी एंड माय हस्बैंड, वी वर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ फैमिली, तो ऐसे किसी ने सजेस्ट किया था कि थोड़े टेस्ट करा लो, लेकिन किसी ने ये नहीं सजेस्ट किया था कि दोनों के टेस्ट करा लो। मुझे भी यही कहा गया था कि कर ही रहे हो तो प्रॉपरली कर लो, यू शुड गो गेट योर सेल्फ टेस्टेड एंड एवरीथिंग। वी नेवर इवन कंसिडर्ड कि हस्बैंड को भी टेस्ट करा लेना चाहिए। व्हाई डू यू थिंक देयर इज such lack of awareness regarding this? Is it just lack of awareness or is it something else? इट्स अ कल्चरल एंड लॉन्ग टर्म पैट्रियार्कल। इवन आप अगर जैसे महाभारत में जाएंगे तो हमें पता है कि पांडु के फर्टिलिटी इश्यूज थे, उसको फिर यज्ञ वगैरह कराना पड़ा और उसके बाद उनके पांडव पैदा हुए। तो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, लेकिन काफ़ी धार्मिक किताबों में मेल को डायरेक्टली नहीं ब्लेम किया गया है। वैसे तो धार्मिक किताबों में फीमेल को भी नहीं ब्लेम किया गया, लेकिन कुछ जगहों पे ये कहा जाता है कि अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो दूसरी शादी कर लो। Oh yeah, of course. इनफैक्ट हिंदुओं में भी कहा जाता है कि नहीं हो रहा है तो दूसरी शादी करा देंगे या ये करा देंगे। Correct. आज भी हो रहा है। मैंने अपने आसपास के दोस्तों वगैरह में मैं ये पाया है कि उनके नहीं हो रहा था। जैसे एक फ्रेंड के वो IVF की ट्रीटमेंट वगैरह भी कर रहे थे, करीबन 18 साइकिल के बाद उनके बेबी हुआ पहला। Okay. उनके अंदर क्या प्रॉब्लम थी, आफ्टर 18 साइकिल हो गया तो उसमें 20% ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आपको पता ही नहीं रहता है कि मेल भी ठीक है फीमेल भी ठीक है, तब भी नहीं हो रहा है। Okay. पर उनको 18 साइकिल लग गया और वो 30 के बिलो एज के थे। ऐसा So why नहीं है like कि that? होते हैं कुछ केसेस। जैसे मैंने पूछा था उससे कि क्या है, तो सेमेन ठीक है, DNA वगैरह सब ठीक है, अच्छा, सब टेस्टिंग सब कराने हो के रहा है, बाद भी बस सब ठीक था? कंसीव भी हो जाते हैं लेकिन मिस कैरेज हो जाते हैं। तो आफ्टर लॉट ऑफ एफर्ट एंड गॉड ग्रेस उनके हुए। तो ये जो मेल इनफर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट होता है, इसमें मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? कुछ मतलब मेडिसिन होती हैं या यू जस्ट ट्रीट द कॉज और द सिम्टम, की या कोई इंजेक्शंस वगैरह कैसे होता है? तो डिफरेंट रीजंस होते हैं। जैसे अगर वेरिकोसील है तो वेरिकोसील का सर्जरी, माइक्रो Okay. सर्जरी करा लीजिए, आप हो गए ठीक, राइट, आपका सारा कुछ करेक्ट हो जाएगा। राइट। और एक्चुअली वेरिकोसील में भी डॉक्टर्स काफ़ी हिचकिचाते हैं, ओके, व्हाई इज दैट? क्योंकि वेरिकोसील से 50-60% ही इम्प्रूवमेंट है, दे डू नॉट हैव 100%। तो मेडिकल फ्रैटर्निटी उसके लिए भी वो सजेस्ट नहीं करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि वेस्ट में तो सजेस्ट करते हैं, यहाँ पर नहीं करते हैं। डॉक्टर देख भी लेता है कि वेरिकोसील है मेल में, लेकिन तब भी वो नहीं कहता है अच्छा। कि स्टिग्मा क्यों अटैच करें, ये क्यों करें। और अगर इशू ये है कि ओबेसिटी या लाइफस्टाइल या फूड सही नहीं ले रहे, अब आप सोचिए स्पर्म की मैच्योरिटी जाननी पड़ेगी। आज जो स्पर्म आपका निकल रहा है किसी मेल का, वो शुरू हुआ था 73 to 90 डेज बिफोर। ओह, तो आज जो निकल रहा है, आपने पिछले 73-90 दिनों में कैसा खाया पिया क्या किया, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वाओ। सो बाय दैट लॉजिक तो
आप नेक्स्ट लॉ मतलब अगले 90 डेज में आप उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। हाँ, ओके। कोई भी कर सकता है। इसीलिए तो फर्टिलिटी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको लाइफस्टाइल चेंजेस, आपको जिंक, सेलेनियम, ओमेगा 3 ये सारे देते हैं अगर आपको मोटिलिटी की प्रॉब्लम है। और कई बार ये पता चलता है कि आप लैपटॉप रख के काफ़ी देर काम कर रहे हो तो अच्छा, हीट उससे भी फर्क इंक्रीज पड़ता होता है। है। हाँ, ओके। हीट अगर इंक्रीज होता है स्क्रोटम एरिया में, लॉन्ग टर्म काम कर रहे हो तो सेम वेरिकोसील वाले ही कंडीशन आती है, हीट इंक्रीज हो रहा है। या फिर हीटेड एनवायरनमेंट में फैक्ट्री में काम करो जहाँ बहुत गर्मी है, या बहुत लंबे समय तक बाइक राइड कर रहे हो, मतलब साइकिल राइड कर रहे हो, तो उससे भी आपके वहाँ के टेम्परेचर वगैरह, मैच्योरिटी वगैरह की प्रॉब्लम होती है। तो ट्रीटमेंट हर किसी को पहले तो जानना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्यों क्या हो है, रही है, राइट। उसके बाद उसके ट्रीटमेंट्स है। और अगर मान लीजिए ये पता चलता है कि हार्मोनल इशू है तो फिर मेल हार्मोनल थेरेपी डॉक्टर देंगे ओके। और उससे इम्प्रूव हो जाएगा। ओके। और ये बताइए कि अब मेल इनफर्टिलिटी की वजह से क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक हेल्दी फीमेल की प्रेगनेंसी जो है वो सस्टेन नहीं हो पा रही है, मिसकैरेज हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर मेल के स्पर्म क्वालिटी करेक्ट नहीं है, मान लीजिए प्रेग्नेंट हो भी गए और डीएनए फ्रैगमेंटेशन था, तो उससे आपके मिसकैरेज के चांसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो जाते हैं। ओके। और आईवीएफ ट्रीटमेंट में कितना फ़र्क पड़ता है मेल इनफर्टिलिटी से? आईवीएफ ट्रीटमेंट में वो लोग अगर मेल और फीमेल दोनों को ऑप्टिमाइज़ करते हैं ट्रीटमेंट को, अगर ये जानते हैं, आमतौर पे जो लोग आईवीएफ को जाते हैं ज़्यादातर फर्टिलिटी इशू को फेस कर रहे होते हैं। और हमारे समाज में ये देखा गया है कि हम काफ़ी लंबे टाइम तक ये इग्नोर कर रहे होते हैं कि हमें प्रॉब्लम है। और ज़्यादातर इनफैक्ट रिसर्च बताता है, सर्वे बताता है कि जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं 60% लोग बाबाओं के पास जाते हैं। हाँ। बाबाओं के पास जाके उससे तो ट्रीटमेंट नहीं होता है। डॉक्टर फेथ कैन मूव हाँ, माउंटेन्स। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू बाबाज आप डॉक्टर के पास जाइए आपको प्रॉब्लम पहले पता चलेगी, सॉल्यूशन पहले पता चलेगा। हाँ। तो मेल फर्टिलिटी के फैक्टर्स इंप्रूव किया जा सकते हैं और बहुत इजीली इंप्रूव किया जा सकते Okay. हैं। और अगर उसके बाद भी ऐसा केसेस है कि नहीं हो पा रहा है तो आप आईवीएफ में जाते हो। नाउ आईवीएफ में क्या होता है कि मेल का सैंपल लिया और वुमेन को हार्मोनल इंजेक्शन के थ्रू जाना पड़ता है। आपके मेंस्ट्रुएशन के बाद वो इंजेक्शन देना शुरू होते हैं और 10वें दिन जाके एक को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, 15 से 20 एक को वुमेन के ओवरी से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। वो एक एक्सट्रैक्शन बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। पहले बात तो हार्मोन इंजेक्शन करना एक पेनफुल प्रोसेस है, मतलब ये इतना ज़्यादा हाइपर एक्टिव कंडीशन में वुमेन होती है, जैसे अगर आप पीएमएस टाइम में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसका करीबन 15 टाइम्स आपके, वो यू आर side लाइक अ effects जो- फायरी टाइग्रेस लेडी अगर आप आईवीएफ साइकिल में हो, Okay. उतने ज़्यादा हार्मोन स्टिमुलेट किया जाता है। तो 15-20 निकालने के बाद मेन ने सेमेन सबमिट किया और उससे सेमेन डॉक्टर फिश करके सेमेन लेते हैं और उसको फर्टिलाइज़ करके पेट्री डिश में फर्टिलाइज़ करते हैं, एक बोल में फर्टिलाइज़ करते हैं और उसको मॉनिटर किया जाता है 3 से 5 दिन। या तो 13वें दिन या 15वें दिन डॉक्टर ट्रांसफ़र करेगा कि ये वाला फर्टिलाइज एक चांसेस हैं, तो फैलोपियन ट्यूब में डाल देता है। उसके बाद आपका इम्प्लांटेशन नॉर्मल प्रोसेस से होता है। Okay. पर यहाँ डॉक्टर ने ये चेक नहीं किया कि और क्या क्या इश्यूज थे। जो स्पर्म सेलेक्ट किया उसमें डीएनए फ्रैगमेंटेशन था कि नहीं। तो कई बार आईवीएफ में भी एक तो नेचुरल प्रोसेस है, एक बार डाल दिया उसके बाद 50% ही चांस है आप इम्प्लांटेशन होगा या होगा नहीं या होगा। नहीं, राइट। और अगर आप एजेड कपल हो, मान लो कि वुमेन की एज 37, 38 हो गई, 39 हो गई है, उससे में ऑलरेडी 5 to 6% चांसेस ऑफ आईवीएफ सक्सेस होता है। ओह। तो आप 5 to 6% चांस में जा रहे हो तो वहाँ पे चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट ऑल्सो लोअर्स डाउन। तो आईवीएफ का चांस, सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए, सक्सेस चांसेस बढ़ाने के लिए क्या हम कर सकते हैं फॉर मेल्स इनफर्टिलिटी की? स्पर्म को हम कैसे हैंडल करें कि रेट बढ़ जाए? तो आईवीएफ प्रोसेस में ये देखा गया है कि अगर डॉक्टर ने अच्छे तरीके से स्पर्म सिलेक्शन किया है तो ये पाया गया है, रिसर्च ने 18 से 20% आईवीएफ के चांसेस बढ़ जाते वाओ। हैं। उसी डायरेक्शन में मेरी जो हम स्पर्मोटाइल नाम की प्रोडक्ट बना रहे हैं वो वही चीज़ करता है। वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्पर्म, आपके चाहे स्पर्म की कैसे भी क्वालिटी हो, उसमें से बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्पर्म सेलेक्ट करके आपको देता है। ओके। इनफैक्ट आज ही मैंने न्यूज़ पढ़ा कि एक एआई बेस्ड टेक्निक है
जिसने डॉक्टर ने कहा कि इस बंदे के सेमेन तो है लेकिन स्पर्म का एक भी काउंट नहीं है। ओके। तो वहाँ पर एआई ने कम से कम 200 स्पर्म निकाल दिए कि देखो ये स्पर्म थे, और उसके बाद वो कपल आफ्टर 19 ईयर्स वो कंसीव कर गए। तो वाओ। स्पर्मोटाइल आपको बहुत करीबन 2 से 3 लाख स्पर्म निकाल के दे देगा। आपके जो भी स्पर्म है उसमें Right. इवन अगर एक भी अच्छा स्पर्म है 100 में से वो चूज़ करके दे देगा। तो उससे आपके आईवीएफ के सक्सेस रेट इम्प्रूव हो जाएगी। तो उससे होगा क्या कि अगर आप वुमेन को आमतौर पे जिनके ट्रीटमेंट चल रही है उनको 4 से 18-20 साइकिल जाते हैं। तो अगर आप 4 साइकिल जा रहे हो तो 1 या 2 साइकिल में आपके कंसीव कर जाओगे, आप पेरेंट बन जाओगे। अगर 18-20 साइकिल के लेवल में है तो 4 से 3 साइकिल के अंदर आपके फर्टिलिटी हो जाएगी। वाओ, दैट्स रियली रियली नाइस टू हियर, बिकॉज अदरवाइज इनफर्टिलिटी चाहे मेल में हो या फीमेल में हो, ट्रीटमेंट्स तो सारे फीमेल को ही झेलने पड़ते हैं। ये आयरनी ऑफ द टाइम है। आइडियली ये दोनों का काम है। और मेरा तो मेल के लिए ये कहना है कि भैया अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ख्याल खुद रखो। और बेस्ट है जैसे नॉर्मल एनुअल चेकअप कराते हो, कम से कम एक बार अपने फर्टिलिटी का चेकअप भी करा लेना चाहिए। एटलीस्ट सेमेन एनालिसिस करा लो, आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वगैरह के चेकअप करा लो, और अगर कोई इशू है तो देन कंसल्ट करके इम्प्रूव कर लो। इट्स अ क्यूरेबल प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ डिजीज, क्यूरेबल कंडीशन। लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। अगर किसी को चलो पता चल भी गया कि मुझ में ये प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ द इमोशनल इम्पैक्ट दैट इट हैज़ ऑन मैन? मेन पे तो काफ़ी इमोशनल इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हम एक मैस्कुलिन समाज में हैं जहाँ पे मेंस आर कंसिडर्ड टू बी द गिवर एंड प्रोटेक्टर एंड एवरीथिंग। तो 3 बड़ी समस्याएं मेल में पाई जाती है। जैसे उनको पता चलता है कि दे हैव एन इशू, तो वो तो डिप्रेशन में जा सकते हैं, उनके सुसाइडल टेंडेंसी आ सकती है, और फिर ऐसा लगता है कईयों को कि भैया अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, लाइफ का मोटिवेशन चला जाता है। पर ये सारी चीज़ें फर्टिलिटी डॉक्टर काउंसलिंग के थ्रू आपको, मतलब पहले तो एक्सेप्ट करोगे ना कि ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, ये आपकी एक की समस्या नहीं है। एब्सोल्युटली। जैसे ही आप जानोगे कि 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम इट, तो ये कोविड की तरह है, किसी को भी हो सकता है। तो अगर है तो ट्रीटमेंट है, करा लो, ठीक हो जाएगी। पर इनफर्टिलिटी का इम्पैक्ट वुमेन पे काफ़ी होता है। जैसे जो वुमेन के प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, सोसाइटी में कई बार उनको आउटकास्ट कर दिया जाता है, सोशल इवेंट्स में आउटकास्ट कर दिया जाता है। कहीं भी कोई ऑस्पिशियस इवेंट होता है तो अच्छा वो उसके बच्चा नहीं है, उसको मत बुलाओ, उसको उससे अपशगुन होगा। अपशगुन होगा, ये Correct. होगा। शादियों में कोई इवेंट का इनिशिएशन मत कराओ, उससे कुछ शुरुआत मत कराओ, जबकि समस्या दोनों तरफ की हो सकती है। तो और उसके बाद वुमेन को सुनना भी पड़ता है, कई सारे फैक्टर सुनने पड़ते हैं कि इसकी दूसरी शादी करा लो, इसका ये करा दो, और ये काफ़ी पेनफुल है। या पीपल के पेड़ से शादी करा दो। हाँ, पीपल sure के ऐसा भी पेड़ कुछ से होता ही होगा। शादी ये भी होता है। वही बाबाओं के पास अब जाओगे तो ये सारे रीजंस आपको बताए जाएंगे, सॉल्यूशन दिए जाएंगे। हाँ अब देखिए, हम एक तरफ तो आप बात कर रहे हैं स्पर्मोटाइल की, जहाँ पर एआई के थ्रू इतनी एडवांसमेंट हो गई है इनफर्टिलिटी के फील्ड में, और एक तरफ हम अभी भी इस चीज़ से भी जूझ ही रहे हैं कि सोशल स्टिग्मा इतना, और मिसकंसेप्शंस और ये सारी मिस इन्फॉर्मेशन जो फैली हुई है। तो थोड़ा कुछ मिथ्स के बारे में भी बताइए इनफर्टिलिटी को लेके, जो मिथ्स होते हैं, लाइक स्पेशली फॉर मेन। उन्हें लगता है कि मुझे तो हो ही नहीं सकता मुझे तो हो ही नहीं सकता बिकॉज मैं तो बॉडी बिल्डर हूँ। बिकॉज मेरे बाइसेप्स बड़े हैं। हाँ, मेरे बाइसेप बड़े हैं। तो मैस्कुलिनिटी का मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। किसी के बहुत ज़्यादा मसल्स हो भी सकते हैं और वो उसके स्पर्म की क्वालिटी पुअर हो सकती है, या उसके वेरिकोसील की वजह से स्पर्म क्वालिटी पुअर हो सकती है। किसी के मूछे हैं, काफ़ी शरीर बहुत हेयरी है, तो लोग कहते हैं कि ये इसको तो हो ही नहीं सकता। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर समाज में 15-20% को ये प्रॉब्लम है तो आसपास अगर 10 लोग देखोगे तो कम से कम 1 या 2 के अंदर वो समस्या है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ़ यू आर बॉल्ड, तो उसका भी कुछ लेना देना होता है?
तो अगर मान लीजिए बॉल्ड है तो उसके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल ज़्यादा हैं। ओके, अब जैसे वहाँ भी इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ सकते हैं। अच्छा, जैसे आजकल यंगस्टर्स काफ़ी मसल बना रहे हैं और काफ़ी लोग स्टेरॉयडल इंजेक्शंस ले Yeah. रहे हैं। स्टेरॉयड की वजह से मेल इनफर्टिलिटी आ सकती है। आपके मसल बहुत बल्कि हो सकते हैं लेकिन आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ पुअर हो सकता है। इनफैक्ट ओवर यूज़ ऑफ स्टेरॉयडल इंजेक्शन आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्रिएट करता है। व्हाट अबाउट इजैकुलेशन? हाँ, अब एक और है कि एक और मिथ है कि लोग समझते हैं कि अगर एजैकुलेट कर पा रहा है तब तो फर्टाइल ही होगा। ऐसा नहीं होता है। एजैकुलेट कर सकते हो लेकिन आपके स्पर्म की क्वालिटी पुअर हो सकती है। ऐसा भी देखा गया है जो कि बहुत ही रेयर केस में, मतलब 100 में से 1 लोगों के होता है कि एजैकुलेशन कंप्लीट है पर एक सिंगल स्पर्म भी नहीं है। उसको अच्छा। अजोस्पर्मिया कहते हैं। ओह, तो ये सारे मिथ समाज में हैं जो जाननी चाहिए कि भाई ये एक ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ की तरह है और जैसे ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ की दवाइयाँ होती हैं इसकी भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। फर्टिलिटी डॉक्टर आपको इतने जहाँ के केसेस में सॉल्व कर सकते हैं कि अगर सेमेन में भी स्पर्म नहीं है तो वो टेस्टिस से स्पर्म खोज के निकाल के आईवीएफ कर सकते हैं। साइंस अब इतना एडवांस हो चुका है। thank you so much, Professor, for all that information. कुछ any last message that you want to leave everybody with? माई लास्ट मैसेज दैट लड़कों को, मर्दों को पहली बात तो अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सीरियसली कंसिडर करना चाहिए और फर्टाइल होना या पेरेंट होना दोनों का काम है। एक का बोझ मत बनाइए, दोनों साथ साथ लेके चलिए और अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए और अपने समस्याओं को इम्प्रूव कीजिए। वुमेन पे के साथ आप खुद भी जिम्मेदारी लीजिए। Thank you so much. That was very well said. So again, just getting a gist out there कि हम लोग आजकल अपनी हेल्थ का इतना ख्याल रखते हैं तो why not also take care of our reproductive health? And lifestyle is something which is causing so many problems. तो reproductive health को भी वो affect कर रहा है। तो अगर हम lifestyle ही सुधार लें तो हम कितनी सारी चीज़ें सुधार सकते हैं। And like Professor just said कि जब हम शादी करते हैं तो 2 लोग करते हैं और जब हम पेरेंट्स बनते हैं तो भी दोनों साथ में बनते हैं। तो फिर जब हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं इनफर्टिलिटी का तो भी साथ में लेना चाहिए, राइट? उसको एक कंबाइंड एफर्ट बनाना चाहिए, राइट? शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आपने कॉल पे भी आप बोल रहे थे। एंड अगेन, वेदर यू आर बॉल्ड, वेदर यू हैव ग्रेट हेयर, वेदर यू आर थिन, वेदर यू आर बिग वेरी मस्क्यूलर, इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। हाउज़ योर सेक्स लाइफ से फ़र्क नहीं पड़ता है, हाउज़ योर स्पर्म काउंट। तो वो सारी चीज़ें भी देखनी ज़रूरी हैं। एंड टुडे वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर देर आर सो मैनी न्यू काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन द राइज ऑन द डेली। तो ये भी उनमें से एक ही है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। इसमें यू डोंट हैव टू बी अशेम्ड और फील दैट ओ आई एम समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। And to the society, let's stop looking at people who are struggling with infertility with those kind of eyes, and let's stop giving them those kind of looks, because किसी के साथ भी हो सकता है. That's all I want to say. And thank you so much for sharing all this information with us. It was lovely having you here. To all of you, please don't forget to like, share and subscribe. You're watching Candid Confessions with Chavi. This is both of us signing out. Love and peace from us to you.